अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज से चंद सालों पहले मैंने मार्स की टेक्नोलॉजी पर डिटेल्ड वीडियो सीरीज़ बनाई थी। वो वीडियो सीरीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई और उसकी वजह ये थी कि उर्दू ज़ुबान में आपको मार्स पर जाने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में इतनी डिटेल में कहीं नहीं मिलेगा। इस डिटेल को आज भी हमने एक प्लेलिस्ट की शक्ल दी हुई है और उसमें ये वीडियोज़ मौजूद हैं, जो कि एक सीरीज़ है। लेकिन तकरीबन 2.5 सालों के बाद, बल्कि 2.5 सालों से भी ज़्यादा अरसा हो गया है, अब मैं दोबारा आपको मार्स की तरफ लेकर जा रहा हूँ। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मिशन हमने मार्स पर भेजा, उसने मार्स पर जाकर क्या देखा, उससे क्या क्या मसले आए और बड़े इंटरेस्टिंग मसले आए, और उन मसलों ने साइंसदानों को कैसे परेशान किया और फिर उनके हल कैसे निकाले गए, और साथ साथ जो साइंस हुई वहाँ पर वो किस तरीके से आगे बढ़ी। तो हम चलते हैं पहली वीडियो की तरफ और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम वहां पर पहुंचे कैसे और हमारे पास बेसिक टेक्नोलॉजी क्या थी। सवाल क्या है? सवाल यह है कि हमने ये देखना है कि मार्स पर जिंदगी मौजूद है कि नहीं। पहले पहले जब हम मार्स के करीब नहीं गए थे या उस पर उतरे नहीं थे, तो हमारा सवाल ये था कि क्या मार्स पर कम्प्लेक्स जिंदगी मौजूद है, यानी हम जैसे इंसान मौजूद हैं कि नहीं। लेकिन जो जो हम मार्स को एक्सप्लोर करते गए, हमने वॉयेजर भेजे, उसके बाद हमने और सैटेलाइट्स को भेजा, तो हमें ये अंदाज़ा हो गया कि मार्स पर कॉम्प्लेक्स ज़िंदगी मौजूद नहीं है, यानी कि हमारी जैसी ज़िंदगी नहीं है। लेकिन क्या मार्स पर छोटी लेवल की ज़िंदगी मौजूद है, यानी माइक्रोब्स की बात की जाए। अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या मार्स पर पहले या आज छोटे लेवल की ज़िंदगी मौजूद है कि नहीं है, और उसके लिए हम मुख्तलिफ मिशंस भेज रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स ज़िंदगी से हमारा काम अब छोटे लेवल की ज़िंदगी पर चला गया और उसमें भी हम फॉसिल्स को ढूंढ रहे हैं कि क्या पहले ऐसी ज़िंदगी मौजूद थी कि नहीं। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 सियारे, और अगर हमें 2 सियारों पर सिंपल लाइफ फॉर्म्स मिल जाती हैं, या यही एविडेंस मिल जाता है कि यहाँ पर किसी ज़माने में लाइफ रही है, तो उसका मतलब यह है कि तकरीबन 25% इलाके में सोलर सिस्टम के, अगर मैं सिर्फ प्लैनेट्स की बात कर रहा हूँ, जिंदगी मौजूद थी। तो ये तो काफ़ी अच्छी रेशो है, ये तो काफ़ी अच्छी परसेंटेज है। फिर हम जब दूसरे सोलर सिस्टम्स की तरफ देखेंगे तो वहां पर भी हमें कुछ ऐसे ही नजर आएगा। तो 25% तो एक बहुत बड़ी वैल्यू है, जिससे हमें लगता है कि अगर हम ये कर पाते हैं तो हमें फिर मुख्तलिफ जगह पर ज़िंदगी मिलने के, चाहे वो सिंपल फॉर्म में क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आएंगे। तो इस वजह से ये बड़ा ज़रूरी है कि हम पहले मार्स को देखें और उससे अंदाज़ा लगाएं कि क्या हर सोलर सिस्टम में ज़िंदगी बनती है, एक लेवल पर जाकर रुक जाती है, या कॉम्प्लेक्स ज़िंदगी बनती है और वो किस तरीके से आगे चलती है। इसके लिए जो लेटेस्ट मिशन भेजा गया मार्स पर, उसमें एक रोवर भेजा गया जिसे परसेवेरेंस रोवर कहा जाता है। पहले जितने मिशन भेजे गए उनका काम यह था कि उन्होंने जाकर मार्स पर ऐसी कंडीशंस का मुआयना करना है जो जिंदगी के लिए ज़रूरी हैं। जिस तरीके से हम पाथफाइंडर की बात करते हैं या क्यूरोसिटी रोवर की बात कर रहे हैं। लेकिन परसेवेरेंस रोवर का मकसद यह है कि इसने जाकर जिंदगी को तलाश करना है। तो बेसिक जो फ़र्क है वो ये है कि क्यूरोसिटी ने ये देखना था कि वहाँ पर पानी मौजूद है, वहाँ पर ऐसी गैसेज मौजूद हैं जिन्हें स्नॉप्स कहा जाता है, जो कि ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, वहाँ पर ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन परसेवेरेंस ने जाकर वहाँ पर ज़िंदगी को ढूंढना, उसके फॉसिल्स को ढूंढना है। जुलाई 2020 में एटलस रॉकेट के ज़रिए परसेवेरेंस रोवर को मार्स की तरफ भेजा गया। इसने 7 महीनों में मार्स पर पहुँचना था और जाकर फिर अपना काम शुरू कर देना था। इसी साल यूएई ने और चाइना ने भी अपने मिशंस को लॉन्च किया जो कि मार्स के लिए थे। ये मिशन फरवरी में मार्स पर उतर चुका था। मैं आपको यहाँ पर लैंडिंग के बारे में भी कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि परसेवेरेंस रोवर बहुत बड़ा रोवर है, कार जितना बड़ा रोवर है, और इसे हमने लेके जाना है मार्स पर। मार्स की ग्रेविटी मुख्तलिफ ज़मीन से, मार्स की एटमॉस्फेयर मुख्तलिफ। मार्स की एटमॉस्फेयर हमारी ज़मीन की एटमॉस्फेयर का 1% है। तो वहाँ पर किसी मिशन को उतारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और इसी तरीके से मार्स में जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है वो डिफरेंट है। तो हमें नई कंडीशन का सामना था, टेम्परेचर डिफरेंट थे, वेदर डिफरेंट था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की गई ज़मीन पर और फिर इस मिशन को वहाँ पर भेजा गया। जब ये मिशन मार्स पर पहुँचा
तो अब मैं बात कर रहा हूँ लैंडिंग साइट जो कि ये है, और इस वक्त हमारे पास जो स्पेसक्राफ्ट है वो 4000 किलोमीटर दूर है, एल्टीट्यूड पर है लैंडिंग साइट से। और इस वक्त इसकी जो स्पीड है मूवमेंट की वो है 16000 किलोमीटर पर आवर। इससे इस वक्त ये जो हमारे पास डिस्क नुमा स्पेसक्राफ्ट है वो रोटेट कर रहा है, लेकिन 4000 किलोमीटर की हाइट पर इसका क्रूज स्टेज इससे अलग हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी स्पिन रुक जाती है। अब इसमें इंजन लगे हुए हैं, थ्रस्टर्स लगे हुए हैं, और ये थ्रस्टर्स की मदद से आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाता है। तो 4000 किलोमीटर से ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता है और 120 किलोमीटर पर पहुंचता है। इस वक्त इसकी स्पीड अब बढ़ चुकी है और 19000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये मार्स की सरफेस की तरफ आ रहा है। ये वो टाइम है जब मार्स की एटमॉस्फेयर शुरू हो जाती है। जब एटमॉस्फेयर शुरू हो जाती है तो स्पीड में कमी आ जाती है, क्योंकि एयर की रेजिस्टेंस होती है, आपको फ्रिक्शन मिलती है। जब आप एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं तो जो हिस्सा एटमॉस्फेयर की तरफ होता है वो गर्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन मिल रही होती है। 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, और इसीलिए इस स्पेसक्राफ्ट के निचली साइड पर हीट शील्ड लगी होती है ताकि वो हाई टेम्परेचर को बेयर कर सके, बर्दाश्त कर सके। जब हम इस एलिवेशन से भी नीचे जाते हैं तो अब हमारी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। तकरीबन 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पीछे रह जाती है, और हम पहुंच चुके हैं अब सिर्फ 16 किलोमीटर की हाइट पर। 16 किलोमीटर की हाइट पर इसके पैराशूट खुल जाते हैं। पैराशूट बहुत ही ज्यादा बड़े हैं और सोफिस्टिकेटेड हैं। 21 मीटर इस पैराशूट का डायमीटर है, और इस पर जो आपको लाल रंग की स्ट्रिप्स नजर आ रही हैं वो कोड हैं, और ये कोड बताता है कि नासा ने इसे भेजा है। नासा की कुछ डिटेल भी बताता है और उसकी जीपीएस लोकेशन भी बताता है। पैराशूट खुलने के बाद जब आहिस्ता आहिस्ता हम दोबारा डिसेंड करें तो अब हम 10 किलोमीटर के पास आते हैं, जब हीट शील्ड खत्म हो जाती है, उतर जाती है अलग। हीट शील्ड के खत्म होने के बाद कैमरे ऑन हो जाते हैं और हम देखना शुरू कर देते हैं। ये स्पेसक्राफ्ट देखना शुरू कर देता है कि उसने किस जगह पर उतरना है। सारा का सारा काम ऑटोनोमस हो रहा होता है, क्योंकि मार्स से सिग्नल जाने में और आने में बहुत टाइम लगता है, तो हम यहां से उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अब उसके कैमरे नीचे की तरफ देख रहे हैं और एक हमवार जगह को ढूंढ रहे हैं। 2 किलोमीटर जब वो ऊपर आ जाता है सरफेस के, तो उसके बाद उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो खुलता है, और अब हमारे पास परसेवरेंस रोवर हमें नजर आ रहा है, और इसके साथ हमें उसकी डिसेंट स्टेज नजर आ रही है जिसने उसे और नीचे लेकर जाना है। और ये स्टेज उसे 20 मीटर तक ले आएगी नीचे। 20 मीटर पर आकर रोवर अलग होगा स्टेज से। इसे स्काई क्रेन भी कहते हैं, और रोवर के साथ आपको रोप्स नजर आ रहे हैं। रोप्स के जरिए रोवर सरफेस को टच करेगा, और उसके बाद ये रोप्स खुलेंगे और स्काई क्रेन दूर जाकर मार्स पर ही गिरेगी और वहां पर तबाह हो जाएगी। तो अब हमारे पास रोवर मार्स पर उतर चुका है। परसेवरेंस की शक्ल काफी ज्यादा क्यूरोसिटी से मिलती है, जो कि इससे पहले रोवर वहां पर जा चुका है, लेकिन इसमें काफी ज्यादा चेंजेस भी की गई हैं। क्योंकि क्यूरोसिटी में जो एक बहुत बड़ा मसला आया वो उसके टायरों का था। आपको याद होगा कि उसके मेटल के टायर आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो गए थे, उनमें सुराख होना शुरू हो गए थे, डिग्रेड होना शुरू हो गए थे। साइंसदानों ने इस चीज से बहुत ज्यादा सीखा और इन टायरों के डिजाइन को चेंज किया। इस डिजाइन पर भी मैंने मुकम्मल वीडियो बनाई है, और सारे डिजाइन की हुई चीजें प्लेलिस्ट में रखी हैं, जो कि मार्स की प्लेलिस्ट है, आपको तख्ती पर मिल जाएगी। तो आपने अगर बहुत ज्यादा डिटेल में हर चीज के जाना है तो आप उस प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं। इनके साइज को छोटा किया गया, डायमीटर को भी छोटा किया गया, और इस पर जो मेटल यूज की गई उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी। रोबोटिक आर्म बड़ा बनाया गया है इस परसेवरेंस रोवर पर, और उसके साथ साथ इसमें साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज्यादा रखे गए। मैं आपको ये बताता चलूं कि क्यूरोसिटी ने तो लाइफ को बनाने वाले अवामिल को डिटेक्ट करना था, लेकिन इस रोवर ने तो लाइफ को डिटेक्ट करना है, इसलिए इसके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी होने चाहिए जो कि लाइफ को डिटेक्ट कर सके। तो इसके लिए माइक्रोबियल फोसल को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास इसमें मुख्तलिफ किस्म के कैमरे लगे हुए हैं। जिसका सबसे ऊपर खोपा आपको नजर आ रहा है, जिसे मैस्ट कहते हैं। क्योंकि मैं पंजाबी उर्दू बोलता हूं, इसलिए आपको बाज़ मेरे लफ्ज़ थोड़े से वो मज़ाहिया भी लगेंगे, लेकिन इसे खोपा ही कहेंगे हम पंजाबी में। मैस्ट नजर आ रहा है, इस पर आपको एक कैमरा नजर आ रहा है। इस कैमरे को सुपर कैम कहते हैं, और इसका काम क्या है?
ये जब किसी रॉक को देखता है तो ये उसकी कंपोजिशन को एनालाइज करने की कोशिश करता है। इसके पास एक लेज़र भी है, उस लेज़र को हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो लेज़र क्या काम करती है। तो ये रॉक की कंपोजिशन को डिटेक्ट करता है। उसके अलावा 3D पैनोरामा कैमरास भी हैं जो कि आपको नीचे नज़र आ रहे हैं स्मैश्ड के। और फिर हमारे पास 2 स्पेशल किस्म के कैमरा है जिनको स्पेक्ट्रोमीटर भी कहा जाता है। इनका नाम है शर्लॉक और वॉटसन। दोनों मशहूर कैरेक्टर हैं फिल्मों के। और इनका काम क्या है? शर्लॉक का काम यह है कि वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स को डिटेक्ट करता है। जिस जगह पर भी उसको फोकस किया जाता है वो वहां पर ऑर्गेनिक मटेरियल को डिटेक्ट करता है। जबकि वॉटसन एक वाइड एंगल कैमरा है जो कि बड़ी तस्वीर लेता है और उसके साथ हमारे पास कुछ मटेरियल भी मौजूद हैं। ये मटेरियल इन कैमरों की कैलिब्रेशन देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन हमारे पास एक मटेरियल मौजूद है जिसकी डेंसिटी के बारे में और जिसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में, जिसके बारे में हमें पता है। तो अगर हमें शक पड़े कि शायद ये कैमरे सही काम नहीं कर रहे तो हम इनका रुख उसकी तरफ कर देते हैं। और अगर ये कैमरे शर्लॉक उसे पहचान लेता है तो हम समझते हैं कि ठीक है, ये तो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। वहां पर एक स्पेस सूट का भी सैंपल दिया गया और अगर वो कह देता है कि हाँ जी इसके ये पैरामीटर्स हैं और ये एक स्पेस सूट है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी कैलिब्रेशन ठीक है, ये सही काम कर रहा है। अब हम इसे मुख्तलिफ रॉक्स पर अप्लाई कर सकते हैं। वेदर स्टेशन भी मौजूद है जो कि ह्यूमिडिटी को चेक करता है, जो कि विंड को चेक करता है, विंड डायरेक्शन को देखता है, टेम्परेचर को देखता है। अगर हम इसकी पिछली साइड पर आए इस रोवर की, तो वहां पर आपको नीचे एक रेडार सेंसर भी नजर आएगा जो कि जियोलॉजी को मिट्टी के अंदर भी देख सकता है और वो जियोलॉजिकल फीचर्स को देख रहा है। वो देख रहा है कि मिट्टी के अंदर कौन सी तहें हैं और उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। इस परसेवरेंस रोवर में एक डब्बा भी मौजूद है जिसे मॉक्सी कहा जाता है। मॉक्सी एक छोटा सा दरख्त है। उसका काम यह है कि वो इनपुट ले एटमॉस्फेयर से और मार्स के एटमॉस्फेयर से और हमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके दे। तो ये एक किस्म का सिंथेटिक ट्री है, मसनूई दरख्त है जो कि वहां के लिए इस्तेमाल होगा। इसका काम ये भी होगा कि ये इंसानों को ऑक्सीजन मुहैया करेगा क्योंकि मार्स पर तो ऑक्सीजन मुहैया नहीं है हमें। और उसके साथ साथ जब रॉकेट जाएंगे तो उन्होंने वापस भी आना होगा, उसके लिए फ्यूल भी प्रोवाइड करेगा। अब रॉकेट ऐसा तो नहीं होगा कि जमीन से अपना फ्यूल लेके ही जाए मार्स पर कि मैंने वापस भी आना है। तो रॉकेट वन साइड का फ्यूल लेकर जाएगा और मार्स पर जब उतरेगा तो उसके बाद जो लिक्विड ऑक्सीजन है वो उसे मॉक्सी के जरिए वहां पर मिलेगी। मैं आपको यह भी बताता चलूं कि एक ड्रिल मशीन भी है जो कि रॉक्स में ड्रिल करेगी और वो ड्रिल करने के बाद सैंपल ट्यूब्स को भरेगी। हमारे पास परसेवरेंस में 43 सैंपल ट्यूब्स हैं। इन सैंपल ट्यूब्स में से तकरीबन 37 सैंपल ट्यूब्स हमने वहां से भरनी है, मुख्तलिफ रॉक से हमने सैंपल लेने हैं। जबकि 5 के करीब विटनेस ट्यूब्स हैं। विटनेस ट्यूब्स का फायदा यह है कि हमें यह शक पड़ता है कि हमने हालांकि इसकी बहुत ज्यादा केयर की है, लेकिन अभी भी हमें यह शक है कि कोई माइक्रोब्स जमीन से इन ट्यूब्स में पहले से मौजूद ना हो, जो कि मार्स पर चले जाएं और जब वहां से फिल करें और वापस आके हम उन माइक्रोब्स को डिटेक्ट करें, हम कहें जी जिंदगी मिल गई, हालांकि वो जमीन से ही गए थे। तो इस चीज को कैसे खत्म किया जाए, उसके लिए हमने ऐसी ट्यूब्स रखी है जिनको हमने भरना नहीं है, हमने उनको एज इट इज रखना है। और जब हम जाएंगे तो हम सैंपल की भी ट्यूब्स लेके आएंगे और ये विटनेस ट्यूब खाली ट्यूब्स भी लेके आएंगे। अगर एक माइक्रोब हमें सैंपल ट्यूब में मिट्टी में रॉक के पाउडर में मिल रहा है और वो खाली ट्यूब में भी मिल रहा है तो उसको हम नफी कर देंगे कि ये तो शायद जमीन से गया था तो इसको खत्म कर दो। हाँ, अगर कोई ऐसा माइक्रोब हमें सैंपल ट्यूब में मिल रहा है जो कि विटनेस ट्यूब में नहीं है तो फिर हम कहेंगे कि हाँ ये उधर का लोकलाइज माइक्रोब है, इसलिए हम इस पर रिसर्च करते हैं और इसको फर्दर देखते हैं। ये भी बता दूं कि ये सैंपल जमीन पर वापस लाए जाएंगे। 37 ट्यूब जो हम भरेंगे उसमें से कुछ ट्यूब हम वहां की गैस की, एयर की भी भरेंगे और सारी मिट्टी से नहीं भरेंगे। तो उन ट्यूब्स को कलेक्ट करने के लिए 2026 में एक मिशन प्लान किया गया है जिसे सैंपल रिटर्न मिशन कहा जाता है। इस मिशन का काम ये होगा कि ये वहां पर जाएगा, परसेवरेंस से वो सारी ट्यूब्स लेगा, इसके ऊपर एक रॉकेट होगा, ये रोवर होगा एक्चुअली। रोवर वहां पर जाएगा, पहले वो लैंड करेगा, फिर परसेवरेंस से वो ट्यूब्स लेगा, फिर इसके ऊपर एक रॉकेट होगा। उस रॉकेट के जरिए ये ट्यूब स्पेस में पहुंचाई जाएंगी और वहां पर एक स्पेसक्राफ्ट को दी जाएंगी जो कि जमीन की तरफ आएगा। तो काफी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल हो रही है और 2028 तक ये हमारे पास पहुंचेगा और इस पर रिसर्च की जा रही है। तो इस पर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट भी हो रहे हैं और वो क्या एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट अगर आप देखना भी चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो बनाकर मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था कि हम वहां पर पहुंचे कैसे, हमें लैंडिंग में क्या क्या मसले आए
और हम किस तरीके से लैंड कर गए। लेकिन लैंड करने के बाद परसेवरेंस रोवर ने अपना सफ़र शुरू किया है और उसने अपने सफ़र में क्या क्या चीज़ें देखी, क्या क्या मुश्किलात आई, साइंसदान कहाँ कहाँ पर फंसे और फिर उन चीज़ों का हल कैसे ढूंढा गया और आज हम क्या क्या चीज़ें फाइंड कर चुके हैं मार्स पर। यह देखने के लिए इस सीरीज़ की अगली वीडियोस देखते रहिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।